बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, मैं आज आप लोगों से नम्ज़ 2022 का केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि कमिंग संडे जो है वो आपके पास 2023 का पेपर आ रहा है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एमसीक्यूज़ किस लेवल के आते हैं और किस तरह हमने एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करना है। तो फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कोवलेंट इन नेचर। अगर आपको याद हो कि आयनिक करैक्टर का मैंने आप लोगों को जो है वो गिफ्ट नोट करवाया था। आयनिक करैक्टर का जो गिफ्ट है वो क्या है कि आयनिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, या ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जैसे सोडियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, Mg की सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आयनिक करैक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल, कि नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आयनिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल। तो हम जानते हैं कि जो आयनिक करैक्टर है वो कोवलेंट करैक्टर के इन्वर्स होता है। और हमसे क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में उसने कोवलेंट करैक्टर के बारे में पूछा है। तो इसका मतलब है कि हमने आयनिक करैक्टर का इन्वर्स बताना है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम के ऊपर +1 है, Mg के ऊपर +2 है, अल्मोनियम के ऊपर यहाँ पे +3 है, और पोटाशियम के ऊपर यहाँ पे +1 है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है? अल्मोनियम क्लोराइड में। मैक्सिमम कोवलेंट करैक्टर जो है वो किसका है? अल्मोनियम क्लोराइड का, क्योंकि अल्मोनियम क्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है। MCQ नंबर 2, विच ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती हैं? आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, और ये तीनों फैक्टर का पीरियोडिक टेबल में सेम ट्रेंड है। और केमिकल रिएक्टिविटी जो अल्कली मेटल की है ये टॉप टू बॉटम क्या होती है? इंक्रीज होती है, बिकॉज मेटल की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो साइज के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसलिए जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज है बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 3, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट याद रख लेना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट की टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने नोट कर लेनी है कि कार्बोनेट एंड सल्फेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कार्बोनेट एंड सल्फेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो सॉल्युबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, ये एक्सेप्शन है। और बाकी सारी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? बीटा, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी, बेसिसिटी इनकी टॉप टू बॉटम क्या होती है? इंक्रीज होती है। MCQ नंबर 4, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन से जो है वो कंपाउंड देते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको गिफ्ट याद होना है कि पहला पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, या आपके पास कंपाउंड में रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। वो कंपाउंड जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो या रिंग प्रेजेंट हो वो क्या शो करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। अब यहाँ भी इस ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि अल्कोहल में OH है, ईथर में COO बॉन्ड है, अल्काइन में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन अल्कीन में कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर की जो पहली कंडीशन है वो यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो इसलिए जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो कौन से कंपाउंड शो करेंगे? अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। नेक्स्ट, बेंजीन कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फिनोल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये बेंजीन किस रिएक्शन से बनती है। और हमने यहाँ पे क्या करना है? फिनोल है, और फिनोल में मैंने ऐड क्या कर दी है? जिंक ऐड कर दी है, और जिंक ने फिनोल की क्या करवा दी है? रिडक्शन करवा दी है, और उसके रिजल्ट में रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या बना? बीटा।
रिडक्शन विद जिंक, मतलब हमने फिनोल की क्या करवा दी, रिडक्शन। तो जब फिनोल की रिडक्शन करवाएंगे तो फिनोल कन्वर्ट इनटू बेंजीन, और ये बेंजीन की प्रिपरेशन में से एमसीक्यूज है। नेक्स्ट, लुकास टेस्ट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, डेटाबेस क्वेश्चन है, हमें याद होना चाहिए कि जो लुकास टेस्ट है ये डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज़ होता है और अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। और इसमें क्या बनती हैं, आयली लेयर बनती हैं। लुकास टेस्ट का जो रिजेंट है वो कंसिडर्ड HCl और जिंक क्लोराइड है, और उसके रिजल्ट में अल्काइल हलाइड जो है वो वाटर के ऊपर क्या बनाते हैं, आयली लेयर बनाते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा। फिनोल विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जो है वो फिनोल की कौन सी प्रॉपर्टी है जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पीटीबी का हम पीटीबी की लाइन है, और ये हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनोल की याद रखनी है कि फिनोल जो होता है ये कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट सॉलिड होता है। ये हमारी पीटीबी की बुक की लाइन है, तो ये एज इट, इसको डेटाबेस एमसीक्यू था, इसको एज इट याद करना है। फिनोल कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट सॉलिड है। कैनिज़रो रिएक्शन गिवन बाय, हमें याद है कि कैनिज़रो रिएक्शन वो कंपाउंड देंगे, वो एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिनके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, वो कंपाउंड जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कौन से रिएक्शन देंगे, कैनिज़रो रिएक्शन देंगे। तो कैनिज़रो रिएक्शन गिवन बाय, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एसिल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एसीटोन के पास है, ब्यूटानोन के पास भी है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कीटोन, हमारी पूरी बुक में कीटोन का सिर्फ एक ही आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड टेस्ट। जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट है ये एल्डिहाइड के लिए, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट एल्डिहाइड के लिए, टॉलन टेस्ट एल्डिहाइड के लिए, और कीटोन के लिए ओनली वन टेस्ट, दैट इज सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड टेस्ट। तो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कीटोन। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाटर सॉल्युबल बिकॉज ऑफ, हमें याद है कि जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और वो कंपाउंड जिनमें FH प्रेजेंट हो, OH प्रेजेंट हो, NH प्रेजेंट हो, वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाटर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट, हमसे क्वेश्चन में पूछा है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। वेरी सिंपल एमसीक्यूज, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT है, और ये हमें एज इट याद ही रखना। हाउ शुड कंडीशन टू बी चेंज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मास इज इंक्रीज। अब यहाँ से हमसे क्या कहना चाह रहा है कि हमें वॉल्यूम का और टेम्परेचर का रिलेशन याद रखना है, क्योंकि आगे ऑप्शन में टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। और अगर हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें टेम्परेचर को लो रखना है और प्रेशर को क्या करना है, ज़्यादा करना है, देन वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर लो, क्यों टेम्परेचर लो, क्योंकि वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन और प्रेशर के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लो होना चाहिए और प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो दैट इज़ वाई द करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। विच वेरिएबल मेंशन इन द आइडियल गैस एज्यूम टू बी कांस्टेंट इन अदर गैस लॉज। अब हमने सारे गैस लॉज की बात करनी है। अगर हम बॉयज लॉ की बात करें तो बॉयज लॉ में वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट है, और जब गिवन अमाउंट आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए हैं, कांस्टेंट हो गए हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो हायर रेट ऑफ एवेपोरेशन। अब हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो एवेपोरेशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी उतनी रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर हम एसीटोन में देखें तो एसीटोन एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसमें डाइपोल फोर्सेस हैं।
और अगर एथेनॉल में देखें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इथाइलिन ग्लाइकोल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और वाटर में आपके पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का आर्डर है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के बाद जो है वो डिबाय फोर्सेस, और डिबाय फोर्सेस के बाद सबसे वीक फोर्सेस लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है एसीटोन। एसीटोन का रेट ऑफ वेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेटाबेस क्वेश्चन है, इसको हमने एज इट याद रखना है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, 4.184 जॉल पर ग्राम सेल्सियस होती है। तो इसको एज इट हमें याद रखना है, ये थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इज मोस्टली राइज बाई। बॉइलिंग पॉइंट का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का भी प्रीवियस एमसीक्यूज में भी आपको लोगों को मैं आर्डर बता रहा था। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के बाद डिबाय फोर्सेस, और सबसे वीक फोर्सेस लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना जी, डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 17, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सब्सटेंस इन वाटर। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि आयनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, पोलर कंपाउंड होते हैं, और पोलर कंपाउंड सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो वाटर कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। तो वाटर पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। नेचर ऑफ डायमंड एज सोलिड, जो डायमंड है वो कौन सा सोलिड है, कोवलेंट सोलिड है, क्योंकि डायमंड में नेटवर्क ऑफ एटम बनता है। तो इसलिए नेटवर्क ऑफ एटम किसकी प्रॉपर्टी है, कोवलेंट सोलिड की प्रॉपर्टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट एज फीदर एंड एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन। ये प्रीवियस पेपर का जो एमसीक्यू था ये बहुत ज़्यादा वायरल था, और ये हमें पता होना चाहिए कि ये ग्राफीन जो है ये इसकी प्रॉपर्टी है। ग्राफीन, द लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज कॉल्ड ग्राफीन। और ग्राफीन जो है ये इतनी लाइट है जितना परिंदे का पारा है, और इतनी हार्ड होती है जितना कि आयरन होता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ग्राफीन। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये हमें एज इट याद रखनी है, 7.35 to 7.45। ये बायो का भी क्वेश्चन है और ये केमिस्ट्री का भी है। नेक्स्ट, प्रोटॉन नंबर ऑफ सोडियम, हमसे सोडियम का एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। 1 मोल ऑफ एथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव एन इक्वल। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों तो देन वॉल्यूम भी इक्वल होगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दिस लॉ इज कॉल्ड एवोगैड्रो लॉ। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। हमें पता है कि 4 स्टेप है एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करने के। जो पहला स्टेप है वो क्या है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। पॉइंट नंबर 2, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल फ्रॉम द गिवन डाटा। जो परसेंटेज दी है उससे हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं। और पॉइंट नंबर 3, कन्वर्ट द मोलर रेशो इनटू एटॉमिक रेशो। और अगर हमारी एटॉमिक रेशो होल नंबर में है तो दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। और अगर हमारी जो एटॉमिक रेशो है वो आपके पास फ्रैक्शन में आ रही है तो देन मल्टीप्लाई विद सूटेबल डिजिट एंड कन्वर्ट द फ्रैक्शनल नंबर इनटू होल नंबर। तो अब से उसने हमसे पहला स्टेप पूछा है कि आप पहला स्टेप बता दें। तो पहला स्टेप क्या था, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट जो है हमने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारी पीटीबी का एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट का पहला एमसीक्यूज है। तो फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन x ग्राम ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू mass of x element divided by molar mass of x element in that molecule। ये मैंने आप लोगों को जो फार्मूला बताया है इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उस मॉलिक्यूल के मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 16 है और यहाँ पे आपके पास O2 का जो मोलर मैस है ये 32 है। तो 16 डिवाइडेड बाई 32, तो करेक्ट ऑप्शन है 1/2 और 1/2 कौन सा बना, बीटा। नेक्स्ट,
परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास इन CO2, ये हमें परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट से फार्मूला से क्वेश्चन है, और परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट का फार्मूला मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। अब देखिए हमसे कार्बन की परसेंटेज पूछ रहा है। अगर हमने कार्बन की परसेंटेज निकालनी है तो कार्बन का मास कितना है 12 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाई 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 27.27। सेम लाइक अगर हमने ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना हो तो ऑक्सीजन का यहाँ पे मास कितना है 32 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाई 100, तो ये बनता है 72.72। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस इन पी सब शेल। अब पी सब शेल में एल की वैल्यू क्या है 1, और हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या है, वो है 2 × 2l + 1। अगर हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करें तो 2 × 2 और l की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि p है, और अगर p है तो l की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 वैल्यू पुट की और इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आपके पास आ रहा है 6। मतलब किसी भी सबशेल में अगर हमने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हो तो s में 2 आएंगे, p में 6 आएंगे, d में 10 आएंगे और f में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये जो फार्मूला मैंने आपको बता रहा हूँ 2 × 2l + 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, कोई भी सबशेल से अगर हमसे इलेक्ट्रॉन पूछता है तो इस फार्मूला से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्लाई n+l रूल एंड कैलकुलेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। हमें याद है कि n+l वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, एनर्जी की होती है। जितनी n+l वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके लिए हमें पहले l की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर l की वैल्यू 0 हो, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 3, तो देन s, p, d और f क्या होंगे, सबशेल होंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है कि n+l वैल्यू बता दें। अगर हमने n+l वैल्यू बतानी है तो n+l वैल्यू इसके अकॉर्डिंग देखें, ये 4 + 0, तो आंसर क्या आ गया 4। ये क्या आ रहा है 2 + 2, लेकिन याद रखना कि 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पे देखें तो आपके पास 3 + 0, तो आंसर क्या आ रहा है 3। यहाँ पे 2 + 1, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास 3। तो सबसे ज़्यादा n+l वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 4s की ज़्यादा है। तो जितनी n+l वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 2d जो होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता। कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, 1p, 1d, 2d, 1f, 2f एंड 3f ऑर्बिटल जो होती हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि हमने जब भी s को स्टार्ट करना है 1 से, p को स्टार्ट करना है 2 से, d को स्टार्ट करना है 3 से, और f को स्टार्ट करना है 4 से स्टार्ट करना है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बड़ा सिंपल है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बताना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अगर मैं कंपैरिजन करवाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1836 टाइम होता है, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1840 टाइम होता है, और जो आपके पास मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो आपके पास ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 7344 टाइम होता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना, बीटा। हमें सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं उनका मास का ऑर्डर पूछा हुआ है कि मास का ऑर्डर क्या है। द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, कौन सा क्वांटम नंबर है जो शेप के बारे में बताता है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये हमें एनर्जी के बारे में बताता है। l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है जो हमें शेप ऑफ सबशेल के बारे में बताता है, और जो स्मॉल m है यहाँ पे दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और s जो है वो हमें स्पिन के बारे में बताता है। तो उसने हमसे शेप के बारे में पूछा है, तो जो शेप के बारे में बताता है दैट इज कॉल्ड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डीजेनेरेट ऑर्बिटल,
कौन से ऑर्बिटल? डीजेनेरेट। डीजेनेरेट ऑर्बिटल वो होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। दोज ऑर्बिटल दैट हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनेरेट ऑर्बिटल। जैसे यहाँ पे 3px, 3py और 3pz, दीज ऑर्बिटल आर कॉल्ड डीजेनेरेट ऑर्बिटल। अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं तो विद सेम स्पिन अलग-अलग सेपरेट हम जो है वो इनमें प्लेस करेंगे। और ये कौन सा रूल है? दिस रूल इज कॉल्ड हर्ट्ज रूल। अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, इफ डीजेनेरेट ऑर्बिटल आर अवेलेबल देन इलेक्ट्रॉन प्लेस इन दीज ऑर्बिटल विद सेम स्पिन रेदर देन अपोजिट स्पिन। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है? हर्ट्ज रूल की डेफिनेशन है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। विच टर्म डिस्क्राइब द एसोसिएशन इन विच डिजॉल्व सल्यूट एंड अनडिजॉल्व सल्यूट एट इक्विलिब्रियम। मतलब सल्यूट जो डिजॉल्व सल्यूट है और जो अनडिजॉल्व सल्यूट है ये इक्विलिब्रियम पे है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दैट इज वाई दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे मेनली डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्पेशली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और सेम लाइक रेट कांस्टेंट भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो मेन फैक्टर है दैट इज अ टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। कंसर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए प्रीवियस एमसीक्यूज में हमसे वो पूछ रहा था कि रेट किस पे डिपेंड करता है, हमने कहा टेम्परेचर पे। क्या कंसर्वेशन पे डिपेंड करता है? बिल्कुल कंसर्वेशन पे भी डिपेंड करता है। कंसर्वेशन के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के बढ़ाने से रेट बढ़ता है। और आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसर्वेशन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल करती है। कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अल्फा। इंथाल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन इज एक्सोथर्मिक, रीज़न बतानी है। कोई भी रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होता है उसमें एक बात याद रखनी है कि एक्सोथर्मिक में जो बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी रिलीज होती है वो बॉन्ड फॉर्मेशन से ज़्यादा होती है, इसलिए रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। तो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर, तो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। 1 कैलोरीज इज इक्विवेलेंट टू 4.184 जॉल के इक्वल होती है। ये बड़ा सिंपल हमारा पीटीबी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। 4.184 जॉल के इक्वल होती है, तो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम कितना लेते हैं? अज्यूम टू बी 0। इसको हम चाहे ये E0 ऑक्सीडेशन हो, चाहे ये E0 ऑक्सीडेशन हो वो भी 0 होगा, और चाहे ये E0 रिडक्शन हो वो भी क्या होगा? 0 होगा। तो हाइड्रोजन क्योंकि स्टैंडर्ड है हमारे लिए, तो हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन ऑलवेज अकर एट कैथोड। जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमेशा जो रिडक्शन है वो कैथोड पे होनी है और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होनी है। चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होनी है। टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम इन इथीन। इथीन में कार्बन की हाइब्रिडेशन बता दें कि क्या होगी। और हाइब्रिडेशन का मैंने आप लोगों को गिफ्ट नोट करवाया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ एटम अटैच टू सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम इक्वल टू आंसर। जैसे यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं कि ये CH2 दिया हुआ है और यहाँ पे ये कार्बन जो है ये कितने एटम से अटैच हो रहा है? 3 एटम से अटैच हो रहा है। और अगर हमारा जो मैंने अभी गिफ्ट बताया उसका आंसर कितना आ जाए, अगर उसका आंसर 2 आ जाए तो हाइब्रिडेशन sp, अगर उसका आंसर 3 आ जाए तो हाइब्रिडेशन sp2, अगर उसका आंसर 4 आ जाए तो हाइब्रिडेशन sp3, अगर उसका आंसर जो है वो 5 आ जाए तो हाइब्रिडेशन dsp3, और अगर उसका आंसर 6 आ जाए तो हाइब्रिडेशन d2sp3। इसका मतलब है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसका गिफ्ट का आंसर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। अच्छा, मॉलिक्यूल पोलर कौन सा होगा? जिसका डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा। और डायपोल मोमेंट का मैंने आप लोगों को गिफ्ट नोट करवाने लगा, सुन लें। अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट है तो डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है। नंबर 1, लोन पेयर प्रेजेंट तो डायपोल मोमेंट प्रेजेंट।
अगर दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस प्रेजेंट है तो डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है। अब डायपोल मोमेंट जीरो कब होगा? जब डायपोल मोमेंट जीरो होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर होगा। उसके लिए भी पॉइंट नोट करवाने लगा हूँ। अगर सारे एटम अटैच टू सेंट्रल एटम सेम होंगे तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा। जैसे पहला केस हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में चारों के चारों एटम क्या हैं? सेम है, इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या होना है इसका? जीरो, तो डायपोल मोमेंट इसका जीरो होगा। अल्मोनियम क्लोराइड में क्लोरीन के तीनों एटम सेम है लेकिन लॉन पेयर जीरो है तो डायपोल मोमेंट जीरो है। कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों एटम सेम हैं और लीनियर स्ट्रक्चर है और इसलिए कार्बन के ऊपर लॉन पेयर भी जीरो है तो डायपोल मोमेंट जीरो है। लेकिन अगर हम HCl की बात करें तो HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस प्रेजेंट है और जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी और जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी उतना डायपोल मोमेंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसलिए ऑप्शन चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। जी बेटा, नम्स में 40 MCQs आते हैं और UHS में 54 MCQs आते हैं और आगा खान यूनिवर्सिटी में 20 MCQs आते हैं और 2023 का जो नम्स का पेपर है उसके लिए और UHS से 2023 के पेपर के लिए आप लोगों के साथ बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन।